अगस्त 2022 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने 17 लाख रूबल्स उन महिलाओं को देने की घोषणा की जिनके 10 से ज्यादा बच्चे हो। अब सिर्फ 2 साल के बाद 9 जनवरी 2025 को रशियन गवर्नमेंट ने एक और घोषणा जारी की जिसके अनुसार 1 लाख रूबल्स उन महिलाओं को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी 25 वर्ष के आयु से पहले किसी बच्चे को जन्म दिया हो। इन घोषणाओं से रशिया की डेमोग्राफिक क्राइसिस को आसानी से समझा जा सकता है। रशिया एक तरफ जहां यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन सैंक्शंस का सामना भी कर रहा है। लेकिन युद्ध और सैंक्शन से भी बड़ा खतरा रशिया के लिए पॉपुलेशन डिक्लाइन बन चुका है। रशिया चाहे यूक्रेन वॉर को जीत भी जाए, लेकिन अगर रशिया के पास न्यू जनरेशन ही नहीं रहेगी तो उस जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूस में लो बर्थ रेट उनकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे होने के कारण देश के कुल जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। इससे सबसे बड़ा असर वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी की संख्या कम होने से फ्यूचर में वर्कर्स की कमी होगी, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। कम जन्म दर के कारण स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या घट रही है, जिससे शिक्षा प्रणाली पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यह समस्या रशिया के लिए कोई नई नहीं है। सोवियत संघ के दौरान भी कुछ समय तक जन्म दर में गिरावट देखी गई, विशेष रूप से 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और फिर 1960-70 के दशक में आर्थिक और सामाजिक बदलावों के चलते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों की मृत्यु और युद्ध की कठिनाइयों के कारण जन्म दर में गिरावट आई। इसके बाद 1950 के दशक में जन्म दर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन 1960-70 के दशक में औद्योगिकरण, शहरीकरण और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण जन्म दर फिर से घटने लगी। सोवियत सरकार ने मातृत्व लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की देखभाल की सुविधाएं देकर जन्म दर को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की। सोवियत नेताओं ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की और सार्वजनिक रूप से इसे राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाया। 1936 में जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए मदर हीरोइन का पुरस्कार दिया गया, जो 10 या अधिक बच्चों की माताओं को दिया जाता था। स्टालिन का कहना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत परिवार आवश्यक है। सोवियत संघ के टूटने के बाद देश आर्थिक और सामाजिक संकटों से गुजरा, जिससे जीवन स्तर में गिरावट आई और लोग परिवार बढ़ाने से हिचकने लगे। इस दौरान बेरोजगारी, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता ने जनसंख्या वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आर्थिक समस्याएं, आवास संकट और जीवन शैली में बदलाव के कारण 1980 के दशक के अंत तक प्रजनन दर लगातार गिरती रही। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह गिरावट और भी तेज हो गई, जिससे आज तक रूस जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। जहां रशिया के लिए बर्थ रेट का लो होना मुसीबत बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रशिया में हाई डेथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर से देखने पर हाई डेथ रेट के कई वजह दिखेंगे, लेकिन गहराई में जाने से इन सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक पाई जाती है। वोदका और अन्य शराब का अत्यधिक सेवन रूस में मृत्यु दर बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। रूस में शराब पीने की संस्कृति गहरी जमी हुई है और भारी मात्रा में शराब सेवन के कारण लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो सस्ता और निम्न गुणवत्ता वाली शराब पीते हैं, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शराब के प्रभाव में सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, आत्महत्या और अपराध की घटनाएं भी बढ़ जाती है, जिससे असमय मौतें होती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में पुरुषों की औसत आयु महिलाओं की तुलना में कम है, जिसका एक बड़ा कारण अत्यधिक शराब सेवन है। सोवियत सरकार के दौरान भी शराब की खपत को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे। आखिरी सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए। शराब की कीमतें बढ़ा दी गई ताकि लोग कम खरीदे। शराब की दुकानों की संख्या घटा दी गई। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर शराब पीने पर कड़ी सजा लागू की गई। शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया। शराब को रोकने के लिए स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। मिखाइल गोर्बाचेव के 1985 में शराब पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के कुछ मिश्रित प्रभाव देखने को मिले। पहले शराब की खपत में गिरावट आई और शराब से संबंधित बीमारियां और दुर्घटनाएं कम हुई। लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए और शराब के कारण होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याएं कुछ हद तक कम हुई। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। दूसरी तरफ अवैध शराब का कारोबार बढ़ने लगा, क्योंकि लोग महंगी सरकारी शराब की बजाय सस्ती अवैध शराब खरीदने लगे। इस कारण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी। इसके अलावा शराब उद्योग से मिलने वाले टैक्स में भारी गिरावट आई, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ। शराब
शराब की बिक्री पर कड़ी पाबंदी के चलते लोगों में असंतोष भी फैल गया और गोर्बाचेव को इस नीति को धीरे धीरे वापस लेना पड़ा। अंततः यह नीति पूरी तरह से फेल साबित हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद शराब पर प्रतिबंध हटा लिया गया। सोवियत संघ के बाद व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शराब की खपत को नियंत्रित करने के लिए कुछ नीतियां और उपाय अपनाए। 2000 के दशक के मध्य में पुतिन सरकार ने शराब की बिक्री और उपभोग को कम करने के लिए वोदका पर भारी टैक्स लगाए और शराब की उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित किया। इसके अतिरिक्त पुतिन ने शराब की दुकानों के संचालन के समय को सीमित किया और अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी शुरू की। उन्होंने नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी सजा और नियम लागू किए। साथ ही पुतिन ने शराब के हानिकारक प्रभावों पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान चलाए, जिसमें स्वास्थ्य समस्याएं और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी चेतावनियां शामिल थी। हालांकि इन प्रयासों का मिश्रित असर हुआ और शराब की खपत पूरी तरह से कम नहीं हो पाई, क्योंकि यह संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। फिर भी पुतिन के प्रयासों से कुछ हद तक आधिकारिक शराब की खपत में गिरावट आई और अवैध शराब के कारोबार पर कुछ नियंत्रण पाया गया। शराब से होने वाली समस्याओं को पुतिन कुछ हद तक रोकने में सफल हो गए, लेकिन रशियन डेमोग्राफी का नुकसान जितना वोदका ने नहीं कर पाया, उससे ज्यादा इमिग्रेशन ने कर दिया और जिसे रोकने के लिए पुतिन भी कुछ नहीं कर सके। रूस में इमिग्रेशन की समस्या उसके डेमोग्राफिक संकट को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि युवाओं और पेशेवरों का पलायन राष्ट्र विकास के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। देश में उच्च शिक्षा प्राप्त, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और कुशल वर्कर्स की भारी कमी हो रही है, क्योंकि ये लोग बेहतर जीवन स्तर, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक अवसर की तलाश में विदेशों में बसने का विकल्प चुन रहे हैं। इसके साथ ही आवर्जन नीतियों में अस्थिरता और नौकरी की कमी जैसे कारण भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों के जाने से न केवल कार्यबल में गिरावट हो रही है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जैसे कि परिवारों में वृद्धों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव बनता है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हो रही है और आवश्यक सरकारी सेवाओं का प्रबंधन भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही विदेशों में बसने वाले लोग अपने परिवारों और बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि और श्रम शक्ति में कमी और तेज हो रही है। रूस में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकारी नीतियां तैयार की जा रही है, जैसे कौशल आधारित आवर्जन नीति और नौकरी की संभावनाओं में सुधार, लेकिन इमिग्रेशन को पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन साबित हो रहा है। रशियन डेमोग्राफी को किसी चीज ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है रशिया में लगातार चल रही युद्ध। रूस में युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता जनसंख्या संकट को गहरा कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ था, वो आज भी चल रहा है, जो न केवल मानव संसाधनों की भारी हानि का कारण बना है, बल्कि इससे मनोवैज्ञानिक दबाव, आर्थिक संकट और जनता की असंतोष भी बढ़ा है। युद्ध में रूस की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, क्योंकि सैनिकों की मौतें और युद्ध से जुड़े अन्य संघर्षों के कारण नागरिकों की भी जानें जा रही है। इसके अलावा युद्ध ने आवर्जन को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि बहुत से रूसियों ने राजनीतिक अस्थिरता, भविष्य की अनिश्चितता और संघर्षों से बचने के लिए देश छोड़ दिया है। राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक बदलावों ने समाज में असंतोष को जन्म दिया है, जिससे कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। मनोवैज्ञानिक तनाव, आत्महत्या की दर में वृद्धि और स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके परिणाम स्वरूप सामने आई है। राजनीतिक और सामाजिक अशांति ने लोगों को रूस में अस्थिरता की कमी महसूस करवाई है, जिससे शादी, परिवारों के निर्माण और बच्चों को बढ़ाने की प्रवृत्तियों भी प्रभावित हुई है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और डेमोग्राफिक संकट बढ़ रहा है, जो रूस के लिए भविष्य में और भी गंभीर समस्या बन सकता है।